गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए संसाधन एवं विकास में भू संसाधन टॉपिक लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, भू संसाधन, इससे पहले हम लोगों ने संसाधन और विकास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में अध्ययन किया। संसाधन, इसके इम्पोर्टेंस, संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। इसके पश्चात भारत में जो संसाधन की प्रचुरता है, जिन संसाधनों के जिन एरिया में उसका अध्ययन किया। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है, भू संसाधन लैंड रिसोर्सेस, हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत जो विभाग आते हैं उन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो संसाधन और विकास में जो भू संसाधन लैंड एंड रिसोर्सेस है, यह प्रकृति प्रदत्त रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं और इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे मैदान, पर्वत, पहाड़, ये सब भू संसाधन के अंतर्गत आते हैं और इनका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो भू संसाधन क्या है, लैंड रिसोर्सेस क्या है? देखिए, भू संसाधन धरातल पर उपलब्ध भूमि जो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है, ऐसे समूचा क्षेत्र भू संसाधन के अंतर्गत आता है, लैंड रिसोर्सेस के अंतर्गत आता है और उसका इंसान मनुष्य अपनी तकनीकी और कौशल के बल पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। ऐसे संसाधन को हम भू संसाधन करते हैं। पुनः भू संसाधन वह विस्तृत भूभाग या भूमि होता है जो मनुष्य इस संसाधनों का अलग अलग रूपों में इस्तेमाल करता है, जैसे मैदान, पर्वत, पठार, और इस मैदान, पर्वत, पठार पे अलग अलग रूपों में इनका इस्तेमाल किया जाता है जो जिसके लिए अवेलेबल होती है। ऐसे संसाधन को हम भू संसाधन करते हैं। तो हम लोग एक आंकड़ा के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। जैसे भारत में जो भू है उसका लगभग कुछ इस तरह से डायग्राम इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैदान का भारत में जो एरिया है टोटल वह 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का ये जो एरिया है, इस एरिया का हम लोग अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैदान है, या यूं कहें कि भारत में जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 43% क्या है, मैदान है। और इन मैदानों का जो हमारे देश में निर्माण हुआ है, भारत की प्रमुख 3 नदियों द्वारा, खासकर अधिकतर भारत की हम बात करें उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, ये 3 क्रम की जो नदियां हैं, इन नदियों द्वारा मैदानी भूभाग का निर्माण किया गया है। अब बात आती है, तो इस तरीके से टोटल भूभाग 32,87,263 किलोमीटर एरिया का लगभग 43% भाग मैदानी भाग है। और यह मैदानी भाग खासकर कृषि या प्राथमिक क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखता है, या देश की जो प्राथमिक इकाई है इसी मैदानी भाग पर डिपेंड करती है, या इसी से अधिकांश देश की लगभग 65% आबादी
इसी के द्वारा उनका जीवनोपार्जन होता है, जीवनापन चलता है। अब इसके बाद दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र। यह टोटल एरिया का, टोटल भूभाग का, भारत के टोटल भूभाग का लगभग 30% है और 30% पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण भारत का जो भू संसाधन है, भू संसाधन का जो वितरण है, उस वितरण में पर्वतीय भाग 30% है और कहीं न कहीं पर्वतीय भाग भी देश की पर्यावरणीय कंडीशन को बनाए रखने में, देश में मानसून क्रिएट करने में इन पर्वतीय भागों का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यदि हम पर्वतों की इम्पोर्टेंस के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे लिए पर्वत वन बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे भारत उत्तर का जो पर्वतीय एरिया है, एक तरीके से भारत की प्रहरी के रूप में काम करता है, अर्थात हमारे जो पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं उनसे यह पर्वतीय एरिया हमको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। साथ ही साथ क्लाइमेट को बनाए रखने में, मानसून को क्रिएट करने में इन पर्वतीय एरिया का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा इस पर्वतीय एरिया में तरह तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, तरह तरह के बागानी खेती की जाती है। जैसे आप देखें, चाय है, फल, जिसमें से इस तरीके से तमाम प्रकार की वनस्पतियां, वन जीवन बूटियां इन पर्वतीय एरिया से भी प्राप्त किया जाता है। चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे उत्तर के बाद विशाल पर्वतीय श्रृंखला की बात करें। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में से जो हमारे देश में पठारी एरिया है, उस पठारी एरिया में इस टोटल भूभाग का लगभग 27% भाग हमारे देश में पठार है। प्यारे बच्चों, जो पठारी एरिया है ये भी अपने आप में एक अलग इम्पोर्टेंस देश की अर्थव्यवस्था में है इसका। क्यों? क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भूभाग है, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं, जो त्रिभुज के आकार का फैला हुआ पर्वतीय क्षेत्र, ये त्रिभुज के आकार का जो पठारी इलाका है, यह तमाम खनिज संपदा से भरा पड़ा है। अर्थात इन एरिया में जितने भी हमारे देश में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उन खनिज संसाधनों का ही भंडारण है। जैसे खनिज संसाधन की बात करें, यह यहाँ पर लोहा, अब्रक, एल्युमिनियम, कोयला, बॉक्साइट, सिल्वर, तांबा, मतलब तरह तरह की खनिज संपदा, खनिज संसाधन इस पठारी एरिया से या पठारी भूभाग से खनन करके निकाला जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में इस पठारी एरिया का अर्थात खनिज संसाधन का बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से जो खनिज संसाधन से भरा पड़ा पठारी क्षेत्र है, यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही मायने रखता है। तो जो भू संसाधन हमारे देश में इस तरीके से वितरित है, सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है और अलग अलग रूप में इसका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप। देखिए, भारत में जो भूमि उपयोग का प्रारूप है वह अपने आप में
अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो भारत में जो भूमि उपयोग का वितरण है उसमें भी असमानता है। जैसे हमने बताया भारत का जो टोटल एरिया है ये है, और इसी टोटल क्षेत्रफल में इसी रूप में भूमि का वितरण है। अब मान लीजिए मैदानी क्षेत्र है, कई मैदानी क्षेत्र हर प्रांत में, हर राज्यों में इसका वितरण ये समान है, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा माना जाता है जो 32,87,263 किलोमीटर है इसका 93% भूभाग हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, या यूं कहें कि इसका 93% भाग ही हमारे उपयोग में, इसका आंकड़ा हमारे देश के लिए मौजूद है। लेकिन कुछ भाग ऐसे आज भी हैं जो विवादित हैं, जिनका उपयोग सुचारू रूप से भारत के लोग, भारत सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, भारत का जो पूर्वी और उत्तरी प्रांत, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर चाइना का विवाद है, जिसके वजह से कुछ भूभाग चाइना के कब्जे में है। ये प्रायः यहाँ पर भारतीय और चाइना की सीमाओं के बीच मामला बना रहता है। अब वहीं पर उत्तर भारत में हम बात करें, उत्तर भारत में जैसे कश्मीर वगैरह है, कश्मीर में जो लद्दाख एरिया है, जो पीओके है, बार बार बात करते पीओके, पाक कश्मीर, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत के महत्वपूर्ण पार्ट है, यह है भी, इसका भी विवरण इसमें 93% में नहीं है। इसीलिए हम लोग 100% भूभाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसका कुछ ही भूभाग जैसे 93% कर पाते से कुछ भाग हमसे अछूता है, अभी उसका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर भविष्य में जो 7% बच रहा है उसका इस्तेमाल हम लोग करें, पर फिलहाल अभी भी इसका अभी कोई इसका ब्यौरा नहीं मिला है कि मतलब ये भूभाग हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरह करें। फिलहाल तो हमने बताया जो मैदानी इलाका है, इस मैदानी इलाका जो पर्वतीय इलाका, जो पठारी इलाका है, इन सभी भूमि का जो वितरण है, इनका सबका जो उपयोग है एक समान नहीं, कहीं पे अधिक है, कहीं पे कमी है। तो वहीं पर यदि इस भूमि उपयोग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो खासकर जब मैदानी भाग में बात करें तो पंजाब और हरियाणा में, पंजाब एवं हरियाणा इस मैदानी भूभाग का 80% क्षेत्र इस्तेमाल करता है। मतलब सबसे अधिक जो प्रांत भूमि उपयोग में मैदानी भूभाग का इस्तेमाल करने वाले उसमें पंजाब और हरियाणा है। और सबसे कम यदि कोई इस्तेमाल करता है उसमें आपका सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, खासकर भारत के जो पूर्वी और द्वीपीय समूह है वो एरिया है। तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम है, जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है, यह यहाँ की भूमि का उपयोग करना बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही कठिन है। तो आसानी से वहाँ के या पर्वतीय क्षेत्र में भूमि का उपयोग करना संभव नहीं है। तो कहने मतलब सबसे अधिक भूमि का उपयोग मैदानी भूभाग को इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है और वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल है। जैसे सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा देखें, या खनिज संसाधन की, या खनिज रासायनिक खादों की हम व्यवस्था देखें, तो वहाँ पर वहाँ के किसान आसानी से पा जाते, क्योंकि वहाँ के किसान बहुत संपन्न है आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए। तो कहने मतलब जो भूमि का वितरण है इस 3 रूप में है, और इन तीनों रूपों का अलग अलग वितरण अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में किया जाता है। अब इसके बाद अगली जो पॉइंट है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण
और संरक्षण उपाय, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण एवं उपाय। देखिए, जो भूमि निम्नीकरण है, इससे क्या तात्पर्य? भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि अपर्दन, भूमि अपक्षालन, ठीक है, भूमि कटाव, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भूमि निम्नीकरण है या भूमि अपर्दन किसे कहते हैं, या मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? देखिए, भूमि निम्नीकरण से आशय भूमि का जब प्राकृतिक कारकों द्वारा भूमि का ऊपरी लेयर अपरदित होकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे निक्षेपित हो जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जमा हो जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि का बाह्य कारकों या आंतरिक कारकों, या दूसरे रूप में बोले भूमि का प्राकृतिक कारकों और मानवीय कारकों द्वारा भूमि का जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी परत है, अपरदित हो जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे निक्षेपित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो भूमि निम्नीकरण के जो कारण हैं, उसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक समाहित किए जाते हैं, ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण पवन द्वारा, प्राकृतिक कारक में पवन द्वारा, इसके बाद वर्षा है, और नदियों द्वारा। तो तरह तरह के प्राकृतिक कारक हैं जो इनके द्वारा भूमि का ऊपरी लेयर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कट कर जमा हो जाता है। लेकिन ये भी बात है, कहीं पर अपरदन हो रहा है, कहीं पे निक्षेपण हो रहा है, कहीं भी अपक्षय प्रक्रिया के तहत वहां पे अपरदन होता है। तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर अपरदन होता है मिट्टी का, लेकिन दूसरे जगह मिट्टी का वही निक्षेपण हो रहा है, जमा हो रहा है। एक स्थान पे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, दूसरे स्थान भूमि का निक्षेपण हो रहा है, जमा हो रहा है। तो कहीं पे कटाव होता है, कहीं पे जमा किया जाता है नदियों द्वारा, प्राकृतिक पवनों द्वारा या प्राकृतिक कारकों द्वारा। तो एक को हान होने की, एक को लाभ होने की व्यवस्था है। तो कहने का मतलब ये जो प्राकृतिक कारक है, ये अपने अनुसार यदि पर्यावरण डिसबैलेंस होता है, पर्यावरण असंतुलित होता है, तो प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने आप को जो क्लाइमेट कंडीशन है उसको व्यवस्थित करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान पे उसका हास होगा, दूसरे स्थान पे उसका लाभ हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि भूमि का यहाँ पर निम्नीकरण होगा, दूसरे स्थान भूमि का निक्षेपण होगा, अर्थात जमा होगा, ठीक है, यानी वहाँ पे रोका जा सकता है। अब इसके बाद जो भूमि के निम्नीकरण के जो कारण है, उसमें अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे यदि हम कुछ प्रांतों की बात करें, अभी हम लोग बात कर रहे थे पठारी या प्रायद्वीपीय जो एरिया है, तो इस एरिया में खासकर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे खनन कार्य, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ पर खनन कार्य होने की वजह से इन एरिया में भूमि खनन द्वारा या भूमि का निम्नीकरण होता है। क्योंकि भूमि का धरातल के आंतरिक भाग से अधिक मात्रा में खनन किया जाता है, वहाँ पर खाइयाँ गड्ढा बन जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की आशंका बनी रहती है। तो अधिकांश भूमि का ऊपरी भाग उसमें फैल जाता है, इस तरह से भूमि का अपरदन होता है। लेकिन वहीं यदि हम दूसरे राज्यों की बात करें, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इन एरिया में हम बात करें तो यहाँ पे पशुचारण द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। पशुओं की अति
चारण के द्वारा, पशुओं के चराने के द्वारा ही भूमि का निम्नीकरण होता है। अब तीसरा जो भूमि निम्नीकरण कारण है या प्रभावित राज्य है, उसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे सिंचाई अधिक व्यवस्था होने की वजह से यहाँ पर सिंचाई के द्वारा भूमि का जो ऊपरी लेयर है एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपरदित हो जाता है। कहने का मतलब हर प्रांतों में, हर क्षेत्रों में भूमि का जो निम्नीकरण है उसके वजह अलग अलग हैं। पठारी या प्रायद्वीपीय एरिया में अलग है, दक्षिण भारत कुछ राज्य वहाँ पे अलग है, उत्तर भारत और पश्चिम भारत कुछ राज्य वहाँ पे अलग है। हर जगह अपना अलग अलग वजह है। और प्रायः पूछता है कि पंजाब कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता है कि सबसे अधिक जो भूमि निम्नीकरण सिंचाई द्वारा होता है तो किन प्रांतों में होता है, खासकर जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था उचित, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ सिंचाई द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। अब इसका संरक्षण और उपाय क्या है? देखिए, संरक्षण क्या है, यदि हम भूमि का जो ऊपरी लेयर है उसको बचाकर या प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक कारकों द्वारा उसको अपरदित न होने देते हैं, उसको कंजर्वेटिव करते हैं, या जो कारक इसके लिए जिम्मेदार है भू अपरदन के उसको रोकते हैं, तो कहीं न कहीं भूमि का हम संरक्षण कर रहे हैं। जैसे तरह तरह के या कई प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ पौधों का उपयोग को लगाकर, प्लांटेशन कर कर, सिंचाई की उचित व्यवस्था कर कर, मेड़बंदी कर कर, इस तरीके से भूमि को निम्नीकरण होने से बचाया जा सकता है। और इस तरीके से उपाय करते हैं तो कहीं न कहीं भूमि का जो अपरदन है, निम्नीकरण, उसकी वजह उसको आसानी से रोका जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में यहीं तक, और शेष में अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।